बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह क्या है? देखो, ये तो आप सभी को मालूम है। ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, है ना। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, तो वह क्या है? आप सभी को मालूम है ये जो क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक पाठ से ली गई है, जिनके लेखक कौन है आप सभी को मालूम है, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक है। अब देखो, इस ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ मालूम है आप सभी को? देखो, मैं आप सभी को बताता हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, आप सभी अच्छे से जानते हैं, ठीक है। उनके लिए आपको मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। चलिए देखो, इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब बताता हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन का साफ साफ मतलब है हमारा जो मन है, ठीक है, जिसे हम सभी सोच बोलते हैं, ठीक है। मन बोलो या फिर सोच बोलो, ठीक है। हमारा सोच या फिर मन, ठीक है। हमारा जो मन है, मन की जो स्थिति है वो हर पल बदलती रहती है। आप सभी को मालूम है हमारा मन कब क्या बदल जाए, किस मूड में बदल जाए, ये किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। वही बोल रहा है, हमारी मन की स्थिति जो हर पल बदलती रहती है और नए नए विचार पैदा करती रहती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा मन जो है उनकी स्थिति हर पल बदलती रहती है, इस क्वेश्चन का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा मन जो है उनकी स्थिति हर वक्त बदलती रहती है और नए नए विचार पैदा करती है, तो वह वास्तव में क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मालूम है? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, ठीक है, 90% बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, जरा आपसे भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक प्रपंचात्मक संसार, ठीक है। अब आपसे भी ये भी पूछोगे कि सर ये एक प्रपंचात्मक संसार का मतलब क्या होता है, जरा इनको भी बता दो, ठीक है। तो मेरे भाई जरूर बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपसे भी ये जान लो, कोई मैं आप सभी को आज की क्लास में क्या क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो मेरे भाई, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, या देखो चाहे आप आर्ट्स रखे हो, चाहे साइंस रखे हो, चाहे कॉमर्स रखे हो, ठीक है। आपको यानी कि तीनों के लिए हिंदी मेन है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सच में सीरियस हो, ठीक है, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, चाहे फिर साइंस के विद्यार्थी हो, चाहे फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हो, ठीक है। ये तीनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगा, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का लगभग 50 ऐसे क्वेश्चन दिखाना वाला हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को आज की क्लास में 50 ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जिनको आप सभी इनसे पहले कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। आप सभी ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, लगभग जो 10-12 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, उन 10-12 साल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आप सभी को आज की क्लास के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है। आप सभी एक बात याद रखना, एग्जाम में बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो क्वेश्चन इनसे पहले पूछा गया हो, ठीक है। भले 5-10 क्वेश्चन नया क्वेश्चन रहता है, खैर कोई बात नहीं, एग्जाम आते तक मैं आप सभी को वो भी बता दूंगा कि कौन सा नया क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आज की क्लास में मैं आप सभी को जितना क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बस क्लास में आपको बने रहना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अभी मत करो, क्लास के एंड में करना। मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी के जरिए पढ़ाई करके 2027 के बोर्ड एग्जाम में अगर आपको हिंदी में 90% से प्लस मार्क्स लाना है तो आप कैसे ला सकते हो। अगर आप सभी सच में सहमत हो, मेरे को 90% सर मार्क्स लाना है, तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको आगे प्रोसेस जरूर बताऊंगा, ठीक है। ये एक रिकॉर्डिंग क्लास है, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत हो सकता है, आप सभी जरा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी क्वेश्चन का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, ठीक है। मैं आप सभी को क्वेश्चन का मतलब एक बार फिर से बोल देता हूँ, शायद आप सभी भूल गए होंगे। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ, प्रश्न का कहने का मतलब है हमारा जो मन है वो हर पर बदलती रहती है, ठीक है। हर पर बदलती रहती है, हर वक्त बदलती रहती है, और बदलते वक्त वो जो नए नए विचार पैदा करती है, अरे मेरे को यहाँ पर घूमने के जाने का मन है, आज छोड़ देता हूँ, अरे पहले ये कर लेता हूँ और पहले वे कर लेता हूँ, ठीक है। यही हुआ मेरा मन, है ना, हर पल बदलती रहती है, तो वह वास्तव में क्या है? तो एक यहाँ देखो, एक प्रपंचात्मक संसार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो, मैं आप सभी को विस्तार से बताता हूँ। एक प्रपंचात्मक संसार का मतलब आप सभी ये जान सकते हो, मायावी, नहीं समझे, जिसे हम सभी छल कपट से भरी दुनिया बोलते हैं, ठीक है। ये भी नहीं समझे, मायावी बोल सकते हो, छल कपट से भरी दुनिया, या फिर आप सभी ये भी बोल सकते हो कि दिखावे की झंझट, ठीक है। अब देखो, मैं आप सभी को कुछ बोलूंगा, जरा आप सभी कान खोल के सुनिएगा, ठीक है। देखो, प्रपंचात्मक संसार का मतलब हुआ
छल कपट से भरी दुनिया। हमारा मन जो है वो बहुत चंचल है ना? हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है और हर सेकंड बदलता रहता है, ठीक है? हर सेकंड में मेरा मन बदलते रहता है, ठीक है? और इसमें तरह-तरह के कभी अच्छे विचार आते हैं, तो कभी बुरे विचार आते हैं, ठीक है? मतलब कभी अच्छे विचार आएँगे, तो कभी बुरे विचार आएँगे और भ्रम जो है हमेशा आती रहती है। काल्पनिक बातें तो कभी वास्तविक बातें होती रहती है, ठीक है? और इस निबंध में बातचीत शीर्षक पाठ में ये भी बताया गया है, वीडियो को भगा-भगा के मत देखना, नहीं तो पछताओगे मेरे भाई, ठीक है? बातचीत शीर्षक पाठ में ये भी बताया गया है, अगर व्यक्ति यानी कि इंसान अपने इस बदलते हुए मन पर काबू कर ले और खुद से बातचीत करना शुरू कर दे, ठीक है? बातचीत करना सीख जाए, तो वह दुनिया के इस प्रपंचम्प, ठीक है? प्रपंचात्मक संसार से बच सकता है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है? मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है? अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, तो मैं आप सभी को इतना विस्तार से बताता कि कोई यूट्यूब पर इनसे पहले नहीं बताया हो, ठीक है? अगर आप सभी चाहते हो, देखो, अगर आप सभी 2027 में एग्जाम दोगे, तो मैं आप सभी के लिए डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है? जो बच्चे, अगर आप चाहते हो जो बच्चे 2028 में एग्जाम देंगे, उनको मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख लिख के एकदम चेहरा दिखा करके वीडियो बनाऊं, तो आप सभी मेरे भाई, आप सभी सपोर्ट करो, ठीक है? आप सभी के सपोर्ट की मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत दिन से, लगभग 3-4 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, ठीक है? आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर किया करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगा दिया करो, ठीक है? और व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगा दिया करो, छोटा भाई समझ कर आप सभी, ठीक है? चलिए, अब मैं आप सभी को सीधा क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। बस क्वेश्चन आंसर आपको ध्यान से देखते जाना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद हो गया? चलिए, याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, वह क्या है? एक प्रपंचात्मक संसार है, ठीक है? एक बात आप सभी याद रखना, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं और ये जो ऑप्शन है 4 गो, एग्जाम में भी यही सब ऑप्शन भी रहेगा और क्वेश्चन भी यही रहेगा, ठीक है? एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? लगभग 10-12 साल से ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कई ज़्यादा चांस है 2027 में आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, अर्धनारीश्वर, अरे वही अर्धनारीश्वर जिसमें भगवान शंकर ने आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए थे, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, ठीक है? चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है, आप सभी शायद पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े हैं उनको अच्छे से मालूम होगा। अर्धनारीश्वर पाठ में जब स्त्री जो है वो पुरुष का गुण ले लेती है, तो वह राक्षसी बन जाती है। जब पुरुष जब स्त्री का गुण ले लेती है, तो वह देवता कहलाता है। कितनी अजीब बात है ना? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में पुरुष जब, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पुरुष जब नारी की गुण ले लेती है, पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है, तब वह क्या बन जाता है? तो देवता। अगर नारी जब पुरुष का गुण ले लेगी, तो वह राक्षसी बन जाएगी। याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है 2 का, ठीक है? वीडियो को लाइक कर देना अगर क्लास में मजा आ रहा है तो, ठीक है? 2 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में, उसने कहा था, कहानी में लाना सिंह किस राइफल्स का जमादार था? बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। उसने कहा था, कहानी में लाना सिंह जो है ना, 77 नामक सिख राइफल्स का एक जमादार था, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, रोज शीर्षक कहानी में मालती के घर का वातावरण कैसा महसूस होता है, ठीक है? ये जो ऑप्शन है, एग्जाम में भी यही ऑप्शन रहता है, ठीक है? रोज शीर्षक कहानी में मालती के घर का वातावरण कैसा महसूस होता है? तो उदास और नीरस, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं, चलो थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, ठीक है? देखो, ये जो मालती है, जब इनकी शादी नहीं हुई थी, तो ये बेचारी को अगर इनके पापा कुछ पढ़ने के लिए दिया करते थे, तो किताब को क्या करती थी? चीर फाड़ के फेंक देती थी। अब यही मालती, जब इनकी शादी हो गई है, इनका एक पति है जिनका नाम महेश्वर है, ठीक है? ये रोज शीर्षक पाठ का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर में, यहाँ देखो, रोज शीर्षक पाठ का क्वेश्चन है। इनका पति है महेश्वर, जो रोज एक डॉक्टर है, ठीक है? रोज गैंग्रीन नामक मरीजों का ऑपरेशन क्या करते हैं, यानी कि हाथ पांव काटा करते हैं, ठीक है? अगर आप सभी कहानी को पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, याद रखिएगा। रोज शीर्षक कहानी में मालती के घर का वातावरण जो है ना, उदास और नीरस रहता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। जब लेखक इनके यहाँ घूमने के लिए जाते हैं, तो उनको सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है? चलिए, इनका जो एक बेटा होता है जिनका नाम टीटी होता है, ठीक है? टीटी, एग्जाम में पूछता भी है कि मालती के बेटा का क्या नाम था? टीटी था, ठीक है? चलिए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसे पत्र लिखा था? अब बहुत बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, ठीक है? मालूम है, मेरे को मालूम है कि आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर सुखदेव होगा, ठीक है? लेकिन बहुत बच्चे को मैंने देखा है राजगुरु में टिक मारते हैं, जो कि गलत है, ठीक है? सुखदेव सिंह को होगा, ठीक है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, ठीक है? 6 नंबर में, सिपाही की माँ एकांकी में विष्णु की पुरोसन कौन है?
जो शादी ब्याह की बात करती है। देखो एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में बिस्नी की एक पड़ोसन है, ठीक है, जिनका नाम आप सभी को पूछ रहा है, ठीक है। वो रोज, ठीक है, वो रोज आकर के बिस्नी से पूछती है। बिस्नी की बेटी है एक जिनका नाम मुन्नी होती है, ठीक है, और उनका एक बेटा होता है जिनका नाम मानक होता है, जो ब्रह्मा के युद्ध में लड़ाई करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में यानी कि एकांकी में बिस्नी की पड़ोसन कौन है जो शादी ब्याह की बातें करती है। किनकी शादी ब्याह की बातें करती है, तो मुन्नी की शादी ब्याह की बातें करती है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कुंती, ठीक है, याद रखना। 7 नंबर में ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में किस नदी को चंचल और उग्र रूप में दिखाया गया है। इस क्वेश्चन का साफ साफ कहने का मतलब है ओ सदा निराश पाठ जो है वो किस नदी के संगम पर लिखा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है गंडक नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दो। जो आपके फेवरेट दोस्त हैं, महान दोस्त हैं, उनके पास क्लास को शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना, जब मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। देखो मेरे भाई, मेरा साफ साफ कहने का मतलब है कम पढ़ो लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो ना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछने का लायक होता है। ये तो किसी को नहीं मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। कोई भी टीचर को नहीं मालूम है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड का मन होता है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, सिलेबस में ही पूछेगा, फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, याद रखना। देखो 90% मार्क्स लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। आगे आप सभी खुद समझदार हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा में मालूम है आप सभी को जूठन शीर्षक पाठ क्या है, तो एक आत्मकथा है। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक के साथ स्कूल में झाड़ू लगाने वाले हेडमास्टर का क्या नाम था। वेरी डेंजरस क्वेश्चन है। जूठन शीर्षक पाठ में यानी कि आत्महत्या कथा एक इसका एक विधा है, ठीक है। इनका विधा कौन सा है, आत्मकथा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक के साथ स्कूल में झाड़ू लगाने वाला हेडमास्टर का नाम क्या था। जब लेखक पढ़ने की, देखो लेखक जो थे वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, यानी कि निम्न जाति के लोग थे। उस समय में होता क्या था, निम्न जाति के लोगों को ना ही मंदिर में घुसने का अधिकार था, ना ही वोट देने का अधिकार था, ठीक है, ना ही वोट देने का अधिकार था, ना ही उसको पढ़ने का अधिकार था। तो स्कूल में जब लेखक पढ़ने के लिए जाते हैं, मैंने आप सभी को पहले बता दिया था, मेरा रिकॉर्डिंग क्लास है, आप सभी को मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए आप सभी को कहीं कहीं थोड़ा सा डाउट हो सकता है। अगर आप सभी को कहीं पर डाउट हुआ हो तो आप सभी मेरे को कमेंट भी पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप सभी को क्यूज देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, आप सभी को ये पता चलेगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास बंद रहेगा, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, ठीक है। किसी भी तरह का जानकारी पाने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। चलिए, तो हम सभी कहाँ थे, लेखक जब पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे तो स्कूल के जो हेड मास्टर थे जिनका नाम था कलीराम बाबू, ठीक है, कलीराम बाबू, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कलीराम बाबू थे ये लेखक को पढ़ने के लिए नहीं दिया करते थे, क्योंकि लेखक जो है निम्न जाति के लोग हैं, इसलिए वो लेखक से साफ साफ बोल रहे हैं, अरे तुम निम्न जाति के लोग हो, तुमको पढ़ने का हक नहीं है, ठीक है। सोचो कितनी बड़ी बात है। अभी तो सबको हक है, ठीक है, अभी सबको है, ठीक है। वही स्कूल के जो कलीराम हेड मास्टर थे वो क्या करते थे, लेखक को बकरी के बच्चे की तरह गर्दन पकड़ते थे और बरंडा पर ला करके फील्ड में ला करके पटक देते थे कि तुम ये शीशम का झाड़ू लो और पूरे रूम, बरंडा, पूरा मैदान को अच्छे शीशे की तरह चमका दो, नहीं तो मैं तुम्हें मारते मारते चमका दूंगा। ऐसा स्कूल के हेड मास्टर कलीराम बाबू बोलते थे लेखक को, ठीक है। चलिए, याद होगी आप सभी को। यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कलीराम बाबू। जूठन शीर्षक आत्मकथा में लेखक के साथ स्कूल में झाड़ू लगाने वाले हेडमास्टर का नाम था कलीराम बाबू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की मुख्य रचना है। वेरी डेंजरस क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। 9 का सही जवाब हो जाएगा डायरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। 10 नंबर में त्रिच, ठीक है, त्रिच कहानी के कहानीकार निम्नलिखित में से कौन है। त्रिच कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सत्य की खोज और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि सत्य के रास्ते पर चलना और अपने देश को
आज़ादी दिलाने में सहयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 12 नंबर में मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि देखो मलिक मोहम्मद जैसी के करबक में प्रेम की पीर का वर्णन किस माध्यम से किया गया है? मलिक मोहम्मद जैसी, अरे वही मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी के करबक में प्रेम की पीर का वर्णन किस माध्यम से किया गया है? तो 12 का सही जवाब है मेरे भाई, कवि की एक आंख और उसके काव्य की महिमा से। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी को एक ही आंख था बचपन से ही। ठीक है, उन्होंने अपनी एक ही आंख से लगभग कई तरह के कहानी लिखे, कई तरह के कविता लिखे। ठीक है, फिर भी आज वो अमर है। ठीक है, सब उसका नाम लेते हैं। उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक आंख की तुलना किनसे की है? तो दर्पण से की है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, कवि की एक आंख और उसके काव्य की महिमा से। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में जैसे पूछता है वही क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, वैसे ही आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जाम में लिखा हुआ रहता है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सूरदास किस भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं? सूरदास किस भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो 13 का सही आंसर होगा कृष्ण भक्ति धारा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर है। 14 नंबर में तुलसीदास के दीक्षा गुरु निम्नलिखित में से कौन है? दीक्षा गुरु नरहरि दास है मेरे भाई, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम क्या थे? नरहरि दास। 26वें शीर्षक कविता में नावादास ने किन दो संतों के विचारों का मुख्य वर्णन किया है? 26वें शीर्षक कविता में नावादास ने किन दो संतों के विचारों का मुख्य वर्णन किया है? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, 15 का सही जवाब है कबीर दास और सूरदास। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लो। कविराज भूषण की कविताओं में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता पाई जाती है? कविराज भूषण की कविताओं में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता पाई जाती है? बताइए, जानकारी है तो बताइए, नहीं तो मेरा काम है आप बताना ही। ठीक है, मैं बताऊंगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 का सही जवाब होगा मेरे भाई वीर रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। चलिए, कविराज भूषण की कविताओं में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता पाई जाती है? वीर रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तुमुल कुल्हाल कलह में शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस महाकाव्य से ली गई है? तुमुल कुल्हाल कलह में तुमुल कुल्हाल कलह में शीर्षक कविता जो है जयशंकर प्रसाद के किस महाकाव्य से ली गई है? बताइए ना, आपको बताना है। ठीक है, देखो कामायनी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है, कामायनी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर में पुत्र वियोग शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने मन को क्या कहकर पुकारा है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने मन को असहाय और विवश मन कह करके पुकारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, क्योंकि उनका सब कुछ उनका बेटा ही था। ठीक है, उनको ठंड ना लग जाए इसलिए उनको अपने गोदी से भी नहीं उतारता था। ठीक है, माँ तो माँ होती है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा शीर्षक कविता में भोर के नव की तुलना किससे की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19 का सही जवाब होगा नीले शंख से। ठीक है, नीले शंख किससे? अगला क्वेश्चन, चलिए याद होगी आप सभी को, यहाँ पर उषा शीर्षक कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? भोर मतलब वो जो भोर बीन लेता है वो नहीं होता है, सुबह। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 20 नंबर में जंजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जंजन का चेहरा एक शीर्षक पाठ के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर में अधिनायक शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता की श्रेणी में आती है? अधिनायक शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता की श्रेणी में आएगी? बताइए, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं लेकिन बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जी, व्यंग्यात्मक कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अधिनायक शीर्षक कविता किस प्रकार की कविता की श्रेणी में आते हैं? व्यंग्यात्मक कविता। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा पानी पीता हूँ, तब तक आप सभी भी थोड़ा सा पानी पी लो या फिर वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, याद हो गया। 22 नंबर में प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कवि अपनी बेटी को क्या समझाता है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता है। ठीक है, एक पाठ है जिनका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, वो उनकी विधा कौन सी है? तो कविता है। उनमें कवि अपनी बेटी को क्या समझाना चाहती है? कवि अपनी बेटी को लोहे की पहचान करवाना चाहती है कि कहाँ कहाँ लोहा है, कहाँ कहाँ लोहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे लोहे की खोज, उसके महत्व के बारे में। ठीक है, कि लोहा का क्या महत्व है, बैठी का क्या महत्व है, झिंझिर का क्या महत्व है, लोहे, जिंजीर, बैठी, करछुल, ये सब के बारे में बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है। 23 नंबर में हारजीत शीर्षक कविता किस विधा की रचना मानी जाती है? हारजीत जो पाठ है किस विधा की रचना है? बताइए, गद्य कविता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है 23 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गाँव का घर शीर्षक कविता में कवि ज्ञानेंद्र पति ने, गाँव का घर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति, ये भी याद रखना।
ठीक है, ज्ञानेंद्र ने गांव के किस पारंपरिक खेल या संस्कृति के खोने पर दुख व्यक्त किया है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, याद हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता में कवि ज्ञानेंद्र ने गांव के किस पारंपरिक खेल या फिर संस्कृति के खोने पर दुख व्यक्त किया है? बताइए। होली और चैती के गीतों के होने पर, ठीक है, खोने पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। ठीक है, 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस प्रसिद्ध नाम से याद करती है? तो लोकनायक नाम से याद करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस प्रसिद्ध नाम से याद करती है? लोकनायक के नाम से याद करती है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की मुख्य कृति मानी जाती है? बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की मुख्य कृति मानी जाती है? 26 का सही आंसर होगा निबंध संग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। 27 नंबर में सिपाही की मां एकांकी में मुन्नी की उम्र कितनी बताई गई है? तो 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सिपाही की मां शीर्षक पाठी में मुन्नी कौन है? तो विष्णु की बेटी है। मानक कौन है? मानक उनका बेटा है। कुंती कौन है? विष्णु की पड़ोसन है। मैंने आप सभी को पूरा बता दिया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मुन्नी की उम्र कितनी हुई है? 14 वर्ष की हुई है। ठीक है, 28। पहले 14 वर्ष 12 वर्ष का भी होता था शादी करने के लिए, लेकिन आजकल 25-30। ठीक है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? या फिर प्रदान किया गया, यह भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चन नए तरीका से पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नई प्रतिमान होगा, है ना जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, कितने बच्चे को अभी तक दिखाए गए सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए हैं? बहुत सारे बच्चे को याद हो गए होंगे। ठीक है, चलिए, लाइव क्लास तो है नहीं, मैं आपका नाम कमेंट पढ़ पाता। त्रिच क्या होता है जिसे कहानी में एक भयानक जीव के रूप में दिखाया गया है? मालूम है आप सभी को त्रिच क्या होता है? त्रिच, कहानी के अनुसार बोल रहा हूँ, त्रिच जो है ना आप सभी सांप, स्नैक। यहाँ देखो गांव घर में हम सभी बिहार के हैं, बिहार में तो सांप कहीं पर भी देखने के लिए मिल जाता है, दिन हो या चाहे रात हो। ठीक है, सांप से भी 100 गुना अधिक जहर वाला जीव है। 100 गुना अधिक जहर वाला जीव, 2 गुना अधिक जहर वाला जीव नहीं। ठीक है, अगर सांप काटेगा तो 2-4 घंटा के अंदर मृत्यु हो जाएगा। सोचो त्रिच कितना कितना देर के अंदर मर जाएगा आदमी? 1 सेकंड के अंदर उस हिसाब से मर जाएगा। ठीक है, त्रिच क्या होता है जिसे कहानी में एक भयानक जीव के रूप में दिखाया गया है? तो एक विषैला छिपकली जैसा जंतु है मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, लेकिन रियल में नहीं है, कहानी के अनुसार बोल रहा हूँ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद या युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद किस वाद या फिर युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं? बताइए। भारत तेंदु युग होगा? ये तो नहीं होगा, बालकृष्ण भट्ट से रिलेटेड है। द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद? बताइए। 30 का सही जवाब होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, छायावाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद किस वाद या फिर बोलो युग के सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस दुर्घटना के कारण हुआ था? तो आपको याद रखना है कार दुर्घटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने किस प्रसिद्ध कोश का संपादन कार्य किया था? ठीक है, सॉरी, शमशेर बहादुर सिंह ने किस प्रसिद्ध कोश का संपादन कार्य किया था? तो बताइए। 32 का जी, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, उर्दू हिंदी कोश का। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। लोग भूल गए हैं किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? लोग भूल गए हैं किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? मुक्तिबोध की, रघुवीर शाह की, अशोक वाजपेयी की या फिर ज्ञानेंद्र की? तो देखो 33 का सिंपल सा आंसर है रघुवीर शाह जी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। 34 नंबर में सभी क्वेश्चन को देखो, मैं जहां पर वीडियो में फास्ट बोला हूं वहां पर आप सभी वीडियो को रोक लो मेरे भाई, वीडियो को आप सभी रोक लो और अच्छे से आप सभी याद कर लो, तब उसके बाद आप सभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना। ठीक है, मेरा काम है आप सभी को पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा ना। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? आप सभी को मालूम है विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार मिला था, लेकिन कब मिला था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो 34 का सिंपल सा आंसर है 1992 में मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। रघुवीर शाह को स्मृति पुरस्कार जो है, ठीक है, सॉरी, रघुवीर शाह नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल को जो है रघुवीर शाह स्मृति पुरस्कार मिला था 1992 में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर में, अशोक वाजपेयी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक वाजपेयी का जन्म जो है ना वो भारत के कहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। अशोक वाजपेयी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में मेरे भाई हुआ था। ठीक है, बिहार में टिक मत मारना, हमसे भी बिहार के हैं तो। ठीक है, चलिए 35 का सही आंसर याद हो गया। 36,
आज की क्लास में 40 क्वेश्चन ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद हम सभी अगले वीडियो में देखेंगे 41 नंबर से लेकर के आगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैं जितना भी क्लास 12 का हिंदी का क्लास लेके आऊँगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो, चाहे निबंध का हो, ठीक है। मैं जितना भी क्लास लेके आऊँगा, ऐसे समझो आप सभी हिंदी का सभी क्लास को अगर आप अटेम्प्ट यानी कि सभी क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप 90% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। देखो फिलहाल तो मैं केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ही कर देना। किसी भी टॉपिक पे आप सभी वीडियो चाहते हो तो बस आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी कमेंट करके पूछ लेना कि सर इस पर वीडियो कब बनेगा, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और हाँ इतना कहना चाहूँगा 2027 आते तक मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। आप कौन कौन से सब्जेक्ट रखे हो ये मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चे कौन से सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है। वैसे भी इनसे पहले भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्लास 12 हिंदी का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो बना दिया गया है। अगर आप सभी इनसे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, ठीक है। आगे आप सभी समझदार हैं। कवि ने कहा ज्ञानेंद्र पति की किस प्रकार की सुंदर रचना है। कवि ने कहा ज्ञानेंद्र पति की किस प्रकार की सुंदर रचना है। एक रचना है, कवि ने कहा, वो ज्ञानेंद्र पति की है, वो किस प्रकार की सुंदर रचना है बताइए। तो 36 का सही जवाब होगा कविता संग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। कवि ने कहा उनकी कौन सी विधा है, कविता संग्रह है, ठीक है। 37 सूरदास के पदों में निम्नलिखित में से किस भाव की मुख्य प्रधानता मिलती है। सूरदास के पदों में निम्नलिखित में से किस भाव की मुख्य प्रधानता मिलती है। तो वात्सल्य और भक्ति भाव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कवितावली के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से महान संत है। कवितावली के रचनाकार कौन है ऐसे समझ सकते हो। कवितावली के लेखक कौन है बताइए। 38 का सही आंसर तुलसीदास होगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। कवितावली के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन महान संत है, तो तुलसीदास है, ठीक है। 39 भक्तमाल के रचयिता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। भक्तमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 का सही आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी नवादास, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भक्तमाल के रचयिता निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं, नवादास जी, ठीक है। और आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 17 दशक में कवि भूषण ने किसकी वीरता का बहुत सुंदर बखान किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे को सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है। अगर आपको फिर भी सभी क्वेश्चन आंसर याद नहीं हुए हैं, कहीं पर भी डाउट लग रहा है, तो आपसे एक विनती है, आप एक बार फिर से सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आप सभी मेरे को ये बताओ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हो तो कर देना, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हो तो कर देना, व्हाट्सएप पर जरूर स्टेटस लगाना, इंस्टाग्राम पर जरूर स्टोरी लगाना। और हाँ, अभी आप सभी डिसाइड कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना है या फिर नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। आपके मैं क्या बोलूँ, आपकी बिहार बोर्ड कसम, बिहार बोर्ड 2027 की कसम, आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। करो सब्सक्राइब करो आप सभी। चलिए कर दिए होंगे। चलिए आप 40 नंबर का क्वेश्चन देख लो। 17 दशक में कवि भूषण ने किसकी वीरता का बहुत सुंदर बखान किया है। तो 40 का सही जवाब है मेरे भाई महाराजा छत्रसाल का ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। याद रखिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है, ठीक है। कोई बहुत बच्चे शिवाजी में टिक मार देते हैं, सॉरी, जो कि गलत है। राणा प्रताप की ये भी गलत है, अकबर की ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे महाराजा छत्रसाल की। बिहार बोर्ड इसको ही सही मानेगा। 17 दशक में कवि भूषण ने किसकी वीरता का बहुत सुंदर बखान किया है, तो महाराजा छत्रसाल की, ठीक है। देखो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो चुका है, ठीक है, 25 मिनट से ऊपर हो चुका है, इसलिए आप सभी 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रहने देते हैं, ठीक है। देखो आगे भी क्वेश्चन है, आप सभी बोलोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। मैंने आप सभी को सारा प्रोसेस बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे आप 90% मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।